कैसे हो भाई लोगों, क्या हाल है? ऑडियो वीडियो कंफर्म कर देना एक बार ऑडियो एंड वीडियो को कंफर्म कंफर्म कर दीजिए डियर सभी लोग। प्लीज कंफर्म दी ऑडियो एंड वीडियो। आप लोगों के माइक भी ओपन है, आप बोल के भी बता सकते हो। ओके है? ओके डियर खालिद एसके, क्या बात है? ओके ओके। आशिक इज देयर, मोहम्मद हसन इज देयर। ठीक है। अच्छा, कोई डाउट जो आपको डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो इन जनरल, जो भी अभी तक आपका हुआ? आपके सर भी यही है, सार्थक सर भी यही है, कोई डाउट है तो बता दीजिए। अच्छा ना, अभी आप लोगों के माइक ओपन है, तो आपको जो भी डिस्कस करना है बता दीजिएगा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है, मैं आपके माइक अब दोबारा से लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के माइक में फिर से लॉक कर रहा हूँ और स्टार्ट करेंगे आज ट्रसिस को। और ट्रसिस को डियर हम लोग दो लेक्चर्स में डिवाइड करने वाले हैं, एक आज का लेक्चर और एक कल का लेक्चर। आज बात करेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ ट्रसिस पर। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं ट्रेसिस के, ये देखेंगे। और एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे मेथड ऑफ जॉइंट से, और फिर थोड़ी सी बात करेंगे जीरो फोर्सेस मेंबर की। और कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे जीरो फोर्स मेंबर एंड मेथड ऑफ सेक्शन को। और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लासेस में बेसिकली लर्निंग ही होने वाली है आप लोगों की। एक एडवाइस है कि पेन पेपर कैलकुलेटर ये सब लेके बैठिएगा आज, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन भी आपको ट्रेसिस के अंदर करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो मोटा मोटी बताऊं तो मेथड ऑफ जॉइंट हो या मेथड ऑफ सेक्शन हो, तो रिएक्शंस आपको निकालने आने चाहिए। और अगर आपको फोर्सेस जो सर ने आपको पहले दूसरे लेक्चर में करवाया था, बेसिक वेक्टर, ये सब क्लियर है, तो मेरा ये वादा है आपसे कि ट्रेसिस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। डजेंट मैटर आप सिविल बैकग्राउंड से हैं या आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है डियर? ओके, तो मैं आप लोगों के कर रहा हूं माइक म्यूट और करते हैं सेशन को स्टार्ट। ओके डियर, चलिए। पहली क्लास में भी हम लोग आए थे, डायरेक्टर सर थे, सार्थक सर थे, और मैं भी था, तो मेरा वहां पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया था। मेरा नाम ऐश्वर्य शर्मा है डियर, मैंने एमटेक आईआईटी दिल्ली से किया है और 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास। बीटेक मेरा है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से। ठीक है, 4 बार मैंने गेट क्वालिफाई किया है, मेरी सबसे बेहतरीन रैंक जो रही है मेरे करियर की वो 2011 में थी, 226 रैंक। 4 बार गेट क्वालिफाई करने के बाद मैंने कुछ और स्टेट सर्विसेज के एग्जाम भी लिखे हैं, जिसमें से मैंने एनएचपीसी को भी क्वालिफाई कर रखा है। बाकी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होता है। ठीक है, और सार्थक सर भी आप लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, जो भी रेगुलर अपडेट्स है वो आपको बताते रहते हैं। और कल लास्ट में भी उन्होंने आप लोगों को गाइड किया था रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग इन दी मार्केट, जो भी कंट्रोवर्सीज वगैरह आजकल हो रही है रिगार्डिंग जेके एसएसबी, उसकी क्लैरिटी भी उन्होंने कल आपको दी थी। ठीक है डियर, तो अभी तक आप लोगों के खत्म हो चुके हैं फोर्सेस, वेक्टर्स। कल सिंपल मशीन किया था, उससे पहले सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जितने भी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, जो आपको चाहिए अपने सिविल और मैकेनिकल की पढ़ाई के लिए, वो सारे सर ने एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को खत्म करवाया। क्लियर डियर? तो मुद्दा है आज का ट्रसिस, तो लेक्चर नंबर 9 है आज। और ट्रसिस के अंदर डियर सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टोटल 2 लेक्चर लेने वाले हैं हम, लेक्चर 9 और लेक्चर 10। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया सब्जेक्ट, आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि मंडे से ही होगा। इजंट इट? ठीक है, तो लेक्चर 9 इसको हम आज कंडक्ट कर रहे हैं, और लेक्चर 10 हम लोग इसको कल करेंगे। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे हमारे पास लेक्चर के? ऑब्जेक्टिव्स ये रहेंगे, assumptions जानना कि what all are the various assumptions involved in the analysis of trust, assumptions। ठीक है, assumptions के साथ साथ कुछ बात, कुछ चर्चा स्टेबिलिटी पे भी चलेगी। ठीक है,
आपने देखा होगा ट्रसिस की जहां बात आती है MJ R 2J-3 फलाना ढिमकाना जो भी होता है उसके ऊपर बातें चलती रहती है। और assumptions और स्टेबिलिटी करने के बाद डियर हम लोग बात करेंगे एनालिसिस पे, हम लोग बात करेंगे एनालिसिस पे, जिसके अंदर मैं आपको 3 मॉड्यूल करवाऊंगा। पहला मेथड ऑफ जॉइंट, दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन, तीसरा जो है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे अबाउट जीरो फोर्सेस मेंबर। जीरो फोर्सेस मेंबर डजंट मैटर आप सिविल से हैं या मैकेनिकल से अपना पेपर लिख रहे हैं, तो जीरो फोर्सेस मेंबर एक ऐसा टॉपिक रहता है जिसमें हर एक 3 में से 1 साल क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है, दैट इज जीरो फोर्सेस मेंबर। और मैं ये अक्सर अपने स्टूडेंट से बोला करता हूं, विशाल कहते सर ऑडियो नहीं आ रही है, इज ऑडियो वीडियो क्लियर और नॉट? पहले मुझे ये बता दीजिए सभी लोग कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। विशाल, बाकी लोगों को भी ऐसी दिक्कत हो रही है क्या? हसन, आशिक, खालिद, एसके, बाकियों को भी ऐसी दिक्कत हो रही है क्या? जस्ट लेट मी नो गाइस। हसन जी कह रहे हैं आ रही हैं, लेट मी चेक। ओके ओके, हम्म, ठीक है, आ रही है। अच्छा 2 मिनट और बात करूंगा आपसे। ऑडियो जब नहीं आया करे तो देखो, अब जैसे लेक्चर स्टार्ट हुए हुए 5-6 मिनट हो गए हैं, तो मतलब इसका मतलब बाकी लोगों को इश्यू नहीं हुआ, तो कभी कभी हमें अपना मोबाइल की सेटिंग्स भी चेक कर लेनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग स्टार्टिंग जब लिंक को ओपन करते हैं ना, तो ज्वाइन ऑडियो करना भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन ऑडियो नहीं करोगे तो आपको आवाज नहीं आएगी, एक तो वही इशू हो सकता है। दूसरा हो सकता है इंटरनेट अनस्टेबिलिटी वाला। तीसरा ये हो सकता है कि हमारे एंड से भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों का एक डाउट रहता था हमेशा कि सर जब भी आप इंटरेक्ट करते हो हमारे पास तो हमारे सामने से स्क्रीन हट जाती है और से बोर्ड पे हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो डियर उसके लिए भी एक मशवरा है आप लोगों के लिए कि आप गैलरी व्यू में जाएंगे जूम का और हमारी वीडियोस को आप पिन कर देंगे। उससे होगा क्या कि जब भी आप गैलरी व्यू में जाकर के हमारी वीडियो को पिन कर दोगे तो जो भी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है उससे आपकी स्क्रीन डिट्रैक्ट नहीं होगी, हमेशा आपको मेरा बोर्ड ही दिखाई देगा, यहाँ का बोर्ड ही आपको दिखाई देगा। क्लियर है डियर? तो ये चीज कर लीजिए, देखो आपको आज काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ड्यूरिंग वर्बल कम्युनिकेशन करते वक्त भी आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपका स्क्रीन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ऑल्दो जो हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं उसमें ये सब इश्यू नहीं होते, बट लाइव क्लास में भी अगर आपको इस दिक्कत से ओवरकम करना है तो आप ये स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। चलो डियर, तो मैं बता रहा था कि ये है ऑब्जेक्टिव्स हमारे, और एजम्पशंस, स्टेबिलिटी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, 15-15 मिनट लूंगा इनके ऊपर मैं। और मेथड ऑफ जॉइंट जीरो फोर्स मेथड में हम बाकी का 1-1.25 घंटा निकालेंगे, और कल बात करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन की, और फिर क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि रहेगा इनके एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट द टॉपिक ट्रसेस। हाँ, मजा नहीं आ रहा। ट्रसेस, ट्रसेस जैसे ही आप लोग सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या इमेज पोर्ट्रे होती है? ट्रसेस क्या कोई अलग खेत की मूली है क्या? सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारे फ्रेम्स पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, बीम पढ़ते हैं, तो मेरे दोस्तों ट्रसेस भी उन्हीं का एक सबसेट है। ये कह सकते हैं कि फ्रेम्स जो होते हैं ना, फ्रेम्स बड़ा सेट है जिसको हम बोलते हैं गणित में यूनिवर्सल सेट। तो उस फ्रेम के अंदर ही बीम निकल के आता है, उस फ्रेम के अंदर ही आर्चेस निकल के आते हैं, उसी फ्रेम के अंदर ही आपके पिन जॉइंटेड फ्रेम या जिसको आप ट्रसेस बोलते हैं वो निकल के आते हैं। उन्हीं उन्हीं फ्रेम्स के अंदर आपके कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंग, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो भी आप लोग पढ़ते हो अपने इंजीनियरिंग कोर्सेज में, ये सब स्ट्रक्चर्स किसी ना किसी मेजर स्ट्रक्चर्स का हिस्सा है। तो ट्रसेस भी डियर एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ होता है लोड लेना।
लोड आपका बीम भी लेता है, लोड आपका कैंटिलीवर बीम हो, ओवरहैंग बीम हो, लोड आपका फ्रेम भी लेता है, लोड आपके आर्चेस भी लेते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बने ही इंजीनियरिंग में इसलिए हैं ताकि ये एक्सटर्नल लोड को ले पाए। अब ट्रसेस में क्या खास बात है? ट्रसेस में खास बात ये होती है कि जब आप बीम के ऊपर लोड लगाओगे, जब आप बीम के ऊपर लोड लगाओगे तो बीम के ऊपर इस लोड के कारण बेंडिंग होगी, बीम के कारण, इस लोड के कारण क्या होगी? बेंडिंग होगी। तो यहां पे बीम के केस में आप लोग लोड रेसिस्ट करते हो विद दी मैकेनिज्म ऑफ बेंडिंग, जिसको हम लोग फ्लेक्सर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्लेक्सर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आर्चेस की बात करूं डियर, तो आर्चेस के अंदर क्या होता है? आर्चेस क्लियर है सबको? बाकी तो सिविल वाले स्ट्रक्चर में इसको देखते हैं। आर्चेस के अंदर जब आप लोड लगाते हो तो वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के कारण आपके मूवमेंट्स और शियर फोर्सेस जनरेट होते हैं। तो उस मैकेनिज्म से आप यहाँ पे एक्सटर्नल लोड को रेसिस्ट करते हो। काम हर जगह एक ही हो रहा है, क्या? एक्सटर्नल लोड को रेसिस्ट करना। अच्छा, अगर मैं फ्रेम्स की बात करूं, अगर मैं फ्रेम्स की बात करूं, तो फ्रेम के ऊपर भी जब आप लोड लगाते हो लाइक दिस, तो यहां पर भी इस लोड के कारण आप क्या देखते हो? आप डिफ्लेक्शन देखते हो। यहां पर भी आप क्या देखते हो? इस लोड के कारण डिफ्लेक्शन देखते हो, और इस लोड के कारण एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये सारी की सारी चीजें पिक्चर में आती हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, बट ट्रसेस को एक स्पेशल ऐसा आशीर्वाद है कि इसके ऊपर जब आप लोड लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ जो रेसिस्टेंस होगा, जो रेसिस्टिंग मैकेनिज्म होगा, दैट वुड बी एंटायरली बेस्ड ऑन एक्सियल फोर्स। ये कोई जादू नहीं हो रहा। जब भी आप ट्रसिस के ऊपर लोड लगाओगे तो आप ट्रसिस बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखोगे कि जब भी आप उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाओगे तो उस लोड के कारण ट्रसिस के हर एक मेंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स होगा एक्सियल फोर्स। वो फोर्स होगा एक्सियल फोर्स। तो अगर हम चाहते हैं कि लोड लगाने के बाद हर एक मेंबर में एक्सियल फोर्स आए, तो जब हम ट्रस को डिजाइन कर रहे होंगे या एनालाइज कर रहे होंगे तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ये फ्रेम है, एक ये जॉइंट है, ये जॉइंट कैसा है? ये रिजिड जॉइंट है। अगर इस रिजिड जॉइंट को पे अगर आप कोई लोड लगाते हो, लेट सपोज यहां पे आपने कोई लोड लगाया पी, तो इस लोड के कारण यहां पर भी मूवमेंट आएगा और यह सेम मूवमेंट यहां पर भी ट्रांसफर हो जाएगा। बट ट्रसेस में हमें मूवमेंट तो ट्रांसफर करवाना ही नहीं है, हमें शियर तो ट्रांसफर करवाना ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो ट्रसेस में हमें ट्रांसफर करवानी है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स। तो अगर मुझे ये मूवमेंट अपने सिस्टम से हटाने हैं तो सबसे पहला काम मुझे करना होगा कि मुझे अपने स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट रिलीजर्स लगाने पड़ेंगे। क्या आप में से कोई बताएगा ये मूवमेंट रिलीज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक और ट्राई कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि बाहरी मूवमेंट को हम रिलीज कर दे, जीरो कर दे, बैलेंस कर दे, तो ऐसा क्या चीज है स्ट्रक्चर के अंदर जो हम अपने डिजाइन में एनालिसिस करते वक्त लगाएंगे? एनीबॉडी? अस्मत, खालिद, हसन, विशाल, एसके, बताइए डियर। मूवमेंट को रिलीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मूवमेंट को रिलीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जॉइंट्स बढ़ा सकते हैं? नहीं, जॉइंट्स नहीं बढ़ाएंगे। एनीबडी एल्स? मूवमेंट को रिलीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, जो ये बातें मैं कर रहा हूं ना, इसका आज की क्लास से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ट्रसेस स्पेशल क्यों है, क्या चीजें ऐसी हैं जो ट्रसेस को बाकी स्ट्रक्चर से अलग करते हैं। शियर फोर्स रिमूव करना है, हाँ, इट कैन बी द पॉइंट हसन। शियर फोर्स को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि शियर फोर्स के कारण ही आपके मूवमेंट जनरेट होते हैं। और क्या कर सकते हैं? एक ये भी पॉइंट है, शियर फोर्स को रिमूव कर सकते हैं, गुड। और क्या कर सकते हैं? अब हम तो लगाने वाले को नहीं बोलेंगे कि भाई तेरा लोड शियर नहीं होना चाहिए या तेरा लोड मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से शियर और मूवमेंट को हमें रिमूव करना है। तो हम लोग यूज करेंगे पॉइंट नंबर 1, हम लोग जॉइंट पे क्या यूज करेंगे? हिंज।
हिंज का काम क्या होता है कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर पे लोड लगाते हो तो लोड लगाने के कारण वो डिस्प्लेस हो जाता है। और बहुत पुरानी कहावत है, जहां पे रेस्ट्रिक्शन है, जहां पे बंदिशें हैं, वहां पे हिलना जुलना नहीं रहता, और जहां हिलना जुलना रहता है वहां पे बंदिशें नहीं होती। देखो ना यार, मैं आगे जा रहा हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसके आगे जा पाऊंगा क्या? क्यों? ये जो बोर्ड है ये मुझे आगे जाने से रोक रहा है। ये एक तरह से ये जो बोर्ड है ये मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे पेट के ऊपर, नहीं पेट नहीं, छाती रख लो है ना, पेट तो मेरा अंदर है, मेरे छाती के ऊपर क्या लगा रहा है? रिएक्शन लगा रहा है। ये बोर्ड जो है मेरी छाती के ऊपर रिएक्शन लगा रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं जा पा रहा। मैं अगर और आगे आऊंगा तो मेरे सामने दीवार है, तो मैं दीवार के आगे नहीं जा पा रहा हूं। मैं खड़ा हुआ हूं, मैं नीचे नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे नीचे जमीन है। वो जमीन मुझे क्या कर रही है? रिएक्शन दे रही है। तो जब जब रिएक्शन आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती, और जैसी रिएक्शन रिलीज कर दिए जाते हैं हम लोगों का मोशन स्टार्ट हो जाता है। अगर मेरे जॉइंट पे हिंज लग गया तो इसका मतलब लोड के कारण आपने रोटेशन को फ्री कर दिया, और अगर आपको आपका मन चाहा रोटेशन मिल गया तो आपके ऊपर एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर, स्ट्रेस, मूवमेंट नहीं आएगा। तो पहला काम जो हम लोग करेंगे अपने ट्रसेस में वो ये करेंगे कि हमारे ट्रसेस का ईच एंड एवरी जॉइंट विल बी पिन कनेक्टेड, और वी कैन से इट इज हिंज कनेक्टेड। तो ये है मेरा एजम्पशन नंबर 1। पहला एजम्पशन लिख रहा हूं, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पोस्ट कर दीजिए। एजम्पशन नंबर 1, assumptions assumptions in trusses। पहला assumption क्या है? पहला assumption, all the joints are pin connected और hinge connected। किसी को कोई डाउट? मतलब अगर, अच्छा ये बताएगा कोई आप में से सबसे सिंपल ट्रस की ज्योमेट्री क्या हो सकती है? 2 डायमेंशन के अंदर, प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बेसिक ज्योमेट्री ट्रस की क्या हो सकती है? सबसे बेसिक ज्योमेट्री ट्रस की क्या हो सकती है? कोई बताएगा मुझे जल्दी? देखते हैं कितना ने बताया। नहीं बताएगा किसी ने? दिल तोड़ दोगे आप तो मेरा यार। ट्राइंगल, वेरी गुड अस्तमत, वेरी वेरी गुड अस्तमत। द बेसिक ज्योमेट्री कैन बी ट्राइंगल, द बेसिक ज्योमेट्री कैन बी ट्राइंगल, वेरी गुड। देखो ना, 3 जॉइंट लग रहे हैं यहाँ पे, 3 जॉइंट से कम जॉइंट होगा तो स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, ट्रस मेरे क्लोज होते हैं, तो मिनिमम मेरे को 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट चाहिए, देन ओनली आई कैन मेक ट्रस। ठीक है डियर? देखो SSRB में परसों ये क्वेश्चन आया था, देखा? यही सब बेसिक चीजें पूछेंगे आपसे। अरे हम तो अभी बहुत आगे जाने वाले हैं। यही क्वेश्चन आ गया कि बेसिक ज्योमेट्री क्या होती है ट्रस की, क्या होती है? ट्राइंगल। अब मैंने आपको क्या बोला कि हर एक जॉइंट को कैसा बना दो? हर एक जॉइंट को हिंज कनेक्टेड कर दो या पिन कनेक्टेड कर दो, क्योंकि किसी भी XYZ रीजन से मूवमेंट आ भी गया तो ये जॉइंट्स क्या कर देंगे? उस मूवमेंट को मनचाहा रोटेशन दे देंगे और मूवमेंट को सिस्टम से गायब कर देंगे, और मूवमेंट को सिस्टम से गायब कर देंगे। पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन, अभी मेरे हसन भाई ने बोला था कि सर शियर फोर्स को रिमूव कर देते हैं। अब शियर फोर्स को रिमूव कैसे करेंगे? शियर फोर्स को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोडिंग अपने ट्रस के मेंबर पे नहीं लगाओगे। आप लोडिंग अपने ट्रस के मेंबर पे नहीं लगाओगे। अगर आपने लोडिंग यहां लगाई ना तो भाई ये ऐसे घूमेगा, बेंडिंग भी आएगी, शियर भी आएगा। अगर आपने लोडिंग ऐसे लगाई तो ये ऐसे डिफॉर्म होगा, बेंडिंग भी आएगा, शियर भी आएगा। आपके सिस्टम में शियर और बेंडिंग आए ना, इसलिए आप लोड कहां लगाने वाले हो? आप लोड लगाने वाले हो जॉइंट्स पे। आप लोड लगाने वाले हो जॉइंट पे। देखिए ना, अगर आप यहां पे लोड लगा लो, ऐसे लोड लगा लो, ऐसे लोड लगा लो, ऐसे लोड लगा लो, जब तक आपका लोड जॉइंट्स पे लगेगा
जब तक आपका लोड जॉइंट्स पे लगेगा तो फोर्स कैसे ट्रांसफर होगा, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ। तो बात यहां पे शियर और बेंडिंग की आएगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस कैसे ट्रांसफर होंगे, बाय द मीन ऑफ एक्सियल फोर्स, बाय द मीन ऑफ एक्सियल फोर्स। तो दूसरा assumption क्या रहेगा कि all the loadings must be applied at joints only, all the loadings must be applied at joints only। तो मैं यहां पे लिख देता हूं assumption number 2, what assumption number 2, all the loadings must be applied, ये क्या हो गया, must be applied, ये हैंग हो रहा है शायद, मस्ट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए, चलो ठीक है मैं इसको भी लिखता हूं। ठीक है, तो दूसरा assumption हमने पढ़ा कि ऑल द लोडिंग्स मस्ट बी अप्लाइड एट जॉइंट्स ओनली। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट assumption, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट assumption, अगला assumption क्या हो सकता है, एक तो हर एक जॉइंट पिन कनेक्टेड होगा, दूसरा जो भी लोडिंग अप्लाई करोगे वो कहां पे अप्लाई करोगे, पिन जॉइंटेड पिन पे अप्लाई करोगे, जॉइंट्स पे अप्लाई करोगे। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये कि जो इन मेंबर्स का खुद का वजन है उसको भी आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा, जो इस मेंबर्स का खुद का वजन है उसको भी आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। और ये बात कई हद तक प्रैक्टिकल भी है, जो भी लोड आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर लगाओगे उस लोड के आगे ये जो अपने इंटरनल मेंबर्स होते हैं ना, इनका वजूद बहुत कम रह जाता है। आप लोड लगाओगे उसके ऊपर 1200 1500 1800 किलो न्यूटन और उनका खुद का वेट होगा कितना, 100 न्यूटन 150 न्यूटन। तो प्रैक्टिकली भी ये जो assumption है वो जस्टिफाइबल है। ठीक है, क्या कि सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज टू बी इग्नोर्ड, क्योंकि अगर आप सेल्फ वेट को इग्नोर नहीं करोगे तो उनके कारण भी यहाँ पे देखो बेंडिंग आ सकती है, उनके कारण भी यहाँ पे बेंडिंग आ सकती है। इज इट क्लियर? चलो अब लिखते हैं, अगर कंप्यूटर भाषा तैयार है तो लिखने के लिए तैयार है। ऑल द लोडिंग मस्ट बी अप्लाइड एट joints only। ठीक है, assumption नंबर 3 देखो, assumption नंबर 3 क्या बताया मैंने आपको, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज टू बी इग्नोर्ड। और भी कुछ क्या आपके दिमाग में आ रहा है, और भी कुछ क्या आपके दिमाग में आ रहा है, इसके अलावा और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, एक छोटी सी बात और है, एक छोटी सी बात और है कि दो जॉइंट के बीच की जो दूरी है उसी दूरी का मेंबर जोड़ोगे आप, दो जॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसी दूरी का मेंबर जोड़ोगे आप। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यार ये जॉइंट ये ए है, ये मेरा जॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में 1 मीटर का स्पेस है। आप घर से मेंबर उठा के ले आए कितना, आप घर से मेंबर उठा के ले आए 1.1 मीटर का। तो अगर ये 1.1 मीटर का मेंबर आपने ए और बी के बीच में लगाया तो हो सकता है फोर्सफुली आप इसको लगा दो, बट होगा क्या, क्या ये मेंबर इन दो जॉइंट्स के बीच में सीधा रह पाएगा, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको मुड़ना पड़ेगा। और एक बार अगर मेंबर में इनिशियल मुड़ाव आ गया तो भले ही आप भविष्य में एक्सियल लोड भी लगाओ, अगर आप भविष्य में एक्सियल लोड भी लगाओगे तो उस एक्सियल लोड के कारण भी ये और ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा, ये और ज्यादा बकल हो जाएगा। बकलिंग इज अनदर नेम ऑफ बेंडिंग। तो चौथा assumption मेरा ये कहता है कि मेंबर शुड बी परफेक्ट इन लेंथ। एक टेक्निकल टर्म होता है लैक ऑफ फिट, देयर शुड नॉट बी एनी लैक ऑफ फिट, देयर शुड नॉट बी एनी लैक ऑफ फिट। ठीक है, तो चौथा assumption मैंने लिखा है यहां पे, क्या, मेंबर शुड बी मेंबर शुड बी परफेक्ट इन साइज,
परफेक्ट इन साइज, है ना। देयर शुड नॉट बी, देयर शुड नॉट बी lack of fit, there should not be lack of fit, there should not be lack of fit। ये सारे के सारे assumptions हमने इसलिए बनाए हैं ताकि मेरे स्ट्रक्चर के अंदर, मेरे ट्रस के अंदर बेंडिंग और शियर ना आए। मेरा ट्रस जो भी लोड झेले वो झेले बाय द मीन ऑफ एक्सियल टेंशन एंड एक्सियल कंप्रेशन। एक बहुत छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, बहुत ही छोटी सी बात। ये हम बहुतों को पता होता है कि ट्रसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कौन सा लोड पसंद करते हैं, एक्सियल लोड। बट उससे भी छोटी बात ऐसी है जो लोगों को नहीं पता होती, वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि हमारे ट्रस में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स ही आए, बेंडिंग और शियर हम क्यों नहीं चाहते? इसका जवाब देंगे आप लोग, और जो लोग बोल के जवाब देना चाहते हैं वो बोल के दीजिए। जो लोग बोल के जवाब देना चाहते हैं वो लोग बोल के दीजिए दीजिए। आप लोगों के माइक खुले हैं। सवाल मेरा ये है कि हम ट्रसेस के अंदर सब कुछ एक्सियल क्यों चाहते हैं? Why we are trying to avoid bending and shear? ये सब पढ़ करके आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती बेंडिंग और शियर को रोका जा रहा है हमारे स्ट्रक्चर में आने के लिए, हमारे सिस्टम में आने के लिए? अगर बेंडिंग और शियर आ जाए, भाई पहले भी तो आते थे, बीम में आते थे, फ्रेम में आते थे, आर्च में आते थे, तो ट्रसेस के अंदर उनको आने क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसी क्या वजह है? और उसके बावजूद भी ट्रसेस एक से एक बढ़िया लोड लेता है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो तो ट्रसेस का जिक्र होता है, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में तो आपको ट्रसेस वाले स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये assumptions का जबरदस्ती पालन हम लोग क्यों कर रहे हैं? इनका आउटकम क्या है? इनका आउटकम तो ये है ना कि हमारे सिस्टम में, हमारे ट्रसेस के अंदर बेंडिंग और शियर एलिमिनेट होकर के सिर्फ हमें क्या मिले? सिर्फ हमें एक्सियल फोर्स मिले। ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, कोई बताएगा? बताइए। हसन, असमत, खालिद, एसके, टेल मी गाइस, एनीबॉडी। जो भी मन में आ रहा लिखिए, जवाब तो आपको भी पता चल ही जाएगा। आपको क्या लगता है, बस मैं वो जानना चाहता हूं। ठीक है, ये फिट की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? राइटिंग थोड़ी मेरी माशाअल्लाह है, थोड़ा उसके लिए माफ कीजिएगा। ठीक है, अरे कुछ तो बोल दो यार, मेरा भी मन लगा रहेगा। यही बोल दो सर, नहीं पता। और बताइए। अरे कहाँ चले गए आप लोग, मुझे अकेला छोड़ के? क्या मैं अपनी तन्हाइयों के साथ रहूं? ट्रसेस ऑफ बेंडिंग पसंद नहीं, ट्रसेस को बेंडिंग पसंद नहीं, क्या बात है। ये तो वो याद आ गया, आई डोंट लाइक वार, वॉर लाइक्स मी। नहीं, वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस। सर आई वाज आउट ऑफ नेटवर्क, प्लीज रिपीट। अरे यार, डियर एसके, थोड़ा सा बस सब्र करना पड़ेगा अब आपको। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बट हाँ, इसके बाद की चीजें जो है वो, ये चीजें आपकी अफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, वैसे भी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो भी आगे स्टार्ट करेंगे, और ये शुरू की 10 मिनट की रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। आई थिंक ये जो भी शुरू के 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है आप लोग देख लेना, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बोल याद दिला देना, मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। अभी रिदम टूट जाएगा, फिर अभी थोड़ा सा रिदम टूट जाएगा। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और लास्ट में भी मैं इसको रिपीट कर दूंगा इसके। ठीक है, तो अभी मेरे सवाल का जवाब ये है। तो इन्होंने बोला कि सर ट्रसिस को बेंडिंग पसंद नहीं, मोहम्मद हसन। सही बात है, ट्रसिस को बेंडिंग पसंद नहीं, बट ये ट्रसिस है कौन? ये ट्रसिस इंजीनियर ही तो है। हम ही लोग तो ट्रसिस को बना रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बेंडिंग हमें भी पसंद नहीं है, इसलिए हम उसको ट्रसिस में नहीं आने देना चाहते। वजह बताऊं क्या है? वजह बहुत सिंपल है। शायद ये वजह कई बार आपके दिमाग में आती भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मार्कर है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, तो कैसे तोड़ूंगा मैं इसको? क्या मैं इसको दबा के कभी तोड़ पाऊंगा? क्या कभी खींच के इसको तोड़ पाऊंगा? मेरे लिए आसान क्या होगा? इसको मोड़ के तोड़ना, इसको मोड़ के तोड़ना, या इसको शीयर से तोड़ना।
शियर और बेंडिंग, मोड़ना क्या बेंडिंग है ना, शियर और बेंडिंग से ये मटेरियल मेरा जल्दी फेल हो जाएगा, शियर और बेंडिंग से ये मटेरियल मेरा जल्दी फेल हो जाएगा। बट एक्सियल डायरेक्शन में इसकी जान ज्यादा है, एक्सियल डायरेक्शन में इसकी जान क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और अगर मैं डक्टाइल मटेरियल की बातें करूं, ठीक है, जो कि स्टील है, स्टील तो हमारा डक्टाइल ही होता है, तो डक्टाइल मटेरियल का चाहे आप एक्सियल कंप्रेशन ले लो, चाहे आप एक्सियल टेंशन ले लो, वो स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या फिर आपकी शियर स्ट्रेंथ से। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल के लिए हालांकि आप कह सकते हो कि एक्सियल टेंशन से ज्यादा मजबूत वो होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है, शियर होता है। बट डक्टाइल मटेरियल की बात करूं तो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उसकी बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेंथ के। तो अगर मुझे इतना हैवी हैवी लोड लेना है तो मैं चाहता हूं मेरा मटेरियल अपना बेस्ट परफॉर्म कर दे। भाई भारत को मैच जिताना है, मैं चाहूंगा भाई तेंदुलकर जी भी अपनी सेंचुरी बना दे, सहवाग जी भी बना दे, हर कोई अपना बेस्ट दे दे, है ना। मैं तो थोड़े पुराने जमाने का हूँ, उसी जमाने से हूँ, सहवाग सचिन वाले जमाने से। ठीक है, आप लोग अब तो कोहली वोली ये सब देखते हो, क्लियर है कि नहीं है। तो अगर मुझे अपने मटेरियल को बेस्ट यूटिलाइज करना है तो क्या हो सकता है कि मैं उसके ऊपर अटैक ही कैसे करूं, उसकी एक्सियल डायरेक्शन में। अगर उसके ऊपर मैं एक्सियल डायरेक्शन में अटैक करूंगा तो वो फेल बहुत लेट होगा, अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फेल जल्दी हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रसिस के अंदर हम लोग एक्सटर्नल लोड को इस तरीके से अलाइन करते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो आपकी निकल के आए वो आए इन द फॉर्म ऑफ एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन। बात समझ में आ गई मेरी कि नहीं आ गई, से यस और नो। ऐसी चीजें पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में आपसे, एकदम बेसिक बेसिक। मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट सब लोग कर लोगे, हर किताब में है, बस ये बेसिक बेसिक पॉइंट नहीं लिखे होते, क्योंकि बुक वाला भी सोचता है कि ये तो कॉमन सेंस की बात आपको पता होगी, पर आपको भी ये चीज पता है कि आपको ये चीजें नहीं पता होती। आर यू गेटिंग इट और नॉट, पॉइंट समझ में आया। सो दिस इज द रीजन why we avoid bending and shear, why I have written all these four assumptions. These four assumptions are written here just to make sure that there is no involvement of bending and shear in my trusses. Means external load will be resisted by the mechanism of axial tension or axial compression, axial compression or axial tension. Are you getting it or not? समझ में आ गया तो yes okay कुछ भी लिख दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो यस ओके, ओके डियर, है ना। तो यहां पे मैं एक नोट लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, नोट ये है, above assumptions are made, above assumptions are made, are made just to ensure that, just to ensure that, just to ensure that there is no development of, development of bending and, bending and shear stresses, bending and shear stresses. That is, that is entire load, entire external load, entire external load is resisted by the mean of, by the mean of axial tension और compression, axial tension और, अरे यार समझ में आया कि नहीं आया, है ना। राइटिंग के लिए माफी चाहेंगे, ठीक है, इसलिए बोल भी रहा हूं। यस क्लियर है खालिद बशीर, ओके क्लियर है हसन भाई, क्या बात है, ठीक है। चलो अब अगला मुद्दा चालू कर रहा हूं मैं। अगला मुद्दा क्या है, किसी को याद है शुरू से कौन है, अगला मुद्दा क्या है हमारे पास, अगला मुद्दा है हमारे पास स्टेबिलिटी, अगला मुद्दा है हमारे पास स्टेबिलिटी। ये बड़ा
कॉमन सा टॉपिक है, सब कुछ आपको आता होता है, बस मुझे आपको बताना होता है कि आपके जहन को एक रिवीजन देनी होती है, देखना है खुद ही आप लोग करोगे, बस एक्टिव रहना दोस्तों। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन करते रहो, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं खुद से बातें कर रहा हूं। आप लोग जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे ना, मेरा मोटिवेशन, मेरे खून का लेवल उतना बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, एजम्पशंस में कोई डाउट? कितने एजम्पशन बताए? 4। पहला पहला क्या बताया? ये कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। नहीं भाई, ये बाद में पढ़ेंगे अभी, है ना, ये बाद में पढ़ेंगे। पहला क्या बताया? ऑल दी जॉइंट्स आर पिन कनेक्टेड और हिंज कनेक्टेड। दूसरा, भैया लोडिंग लगेगी सिर्फ जॉइंट्स पे। तीसरा, खुद का वजन नजरअंदाज किया जाएगा। चौथा, देयर शुड नॉट बी एनी लैक ऑफ फिट। सो ये चारों के चारों एजम्पशंस आपको इस बात का प्रमाण देंगे कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर बेंडिंग और शियर नहीं पैदा होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी का फोर्स पैदा होगा, दैट वुड बी एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन। ऐसा इसलिए ताकि आप अपने मटेरियल का द बेस्ट पोर्शन यूज कर पाए, आप अपने मटेरियल की एफिशिएंसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर पाए। ठीक है, क्लियर है डियर, है ना? अब ये भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि यार कंक्रीट के तो बीम बनते हैं, वहां अगर ऐसा है तो वहां हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वहां के बेंडिंग हम देखते हैं। ऐसा डक्टाइल मटेरियल में कंक्रीट हमारा ब्रिटल है, कंक्रीट हमारा सस्ता इतना पड़ता है कि अगर आप वहां पे मोटी लेयर करके भी बेंडिंग के अलावा, बेंडिंग के मदद से एक्सटर्नल लोड बचा लो, तब भी वो हमें सस्ता पड़ेगा। यहाँ ट्रसेस की जब बात होती है तो बात होती है किसकी? मटेरियल लाइक स्टील, जो कि कंपैरेटिवली कंक्रीट से बहुत महंगा है। खैर सिविल में बातें करेंगे इन सब की, बहुत डिस्कशन करना है अभी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि अगला पोर्शन में उठा रहा हूं स्टेबिलिटी, अगला पोर्शन में आपको उठा रहा हूं स्टेबिलिटी का। तो नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेबिलिटी ऑफ ट्रस। कि देखो ये सबको आपको पता है, ये भी क्वेश्चन देखा होगा आपने, फॉर नंबर ऑफ जॉइंट what all are the minimum number of members for a stable truss? For j number of joints, what all are the minimum number of member for a stable truss? So stability of truss. अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना दिए, जब भी मैं ट्रस बोल रहा हूं, मैं 2D ट्रस की बात कर रहा हूं। चीजें थोड़ी सी बदल सकती है 3D के केस में। अभी जो भी मैं बात करूंगा वो किसके लिए करूंगा? 2D ट्रस के लिए बात करूंगा। 3D ट्रस का इंट्रोडक्शन सिर्फ सिविल वाले पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में सिर्फ इंट्रोडक्शन, वहां पे भी बस क्या आता है? सिर्फ इंट्रोडक्शन आता है। तो मैकेनिकल और डिप्लोमा सिविल वालों के लिए तो जरूरत ही नहीं है 3D की। ठीक है, तब भी आप कहोगे तो स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए थोड़ा जिक्र कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, प्लेनर ट्रस कह लो या फिर 2D ट्रस कह लो। अभी आप में से मुझे किसी ने बताया, आई थिंक असमत ने बताया कि ट्रसेस के लिए कम से कम 3 जॉइंट चाहिए होते हैं। तो मेरा सवाल ये है, अगर आपके पास 3 जॉइंट है, अगर आपके पास 3 जॉइंट है, तो आपके ट्रसेस पे कितने मेंबर होंगे? अगर आपके पास 3 जॉइंट्स हैं, तो आपके ट्रसेस में कितने मेंबर्स होंगे? यार ये तो बता दो यार, दिल टूट जाएगा ये भी नहीं बताओगे तो। 3 जॉइंट में कितने मेंबर? 3 जॉइंट में कितने मेंबर? 3 जॉइंट में कितने मेंबर? अरे बोलो यार, 3 जॉइंट में कितने मेंबर? अरे हाँ, कितने? 3। कितने मेंबर? 3 मेंबर। क्या ये ट्रस्ट? गुड, गुड आशिक, ठीक है, आशिकी भरपूर करनी है सब्जेक्ट से। 3 जॉइंट में 3 मेंबर, 3 जॉइंट में 3 मेंबर, ये ट्रस्ट स्टेबल है? हाँ या ना में जवाब चाहिए, जो दिल की आवाज आए वो बोल देना। ये ट्रस्ट स्टेबल है, ये फ्रेम स्टेबल है। स्टेबल मतलब समझते हो ना? अगर आप इसमें लोड लगाते हो, लोड लगाने के कारण अगर कोई एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन नहीं हो रही, तो आप यस, यस इट इज स्टेबल। मतलब जब 3 जॉइंट, अरे ये सब मत बोलो यार, पहले यस बोल के दिल खुश किया, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 बोल के उदास कर दिया। भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 0 नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 6 है, उसकी भी बात बाद में कर लेंगे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे J3 और M3 स्टेबल है, स्टेबल लिख दूं? चलो,
कुछ बोल भी तो नहीं सकता, खुद ही बोला है कि दिल की आवाज बोलनी है। अब मुझे एक चीज और बताओ, अब मुझे एक चीज और बताओ भाई साहब, कि अगर मेरे पास चार जॉइंट है, अगर मेरे पास चार जॉइंट है, एक, दो, तीन, चार, और मेंबर कितने हैं, चार। अगर मेरे पास जॉइंट चार है और मैं मेंबर्स कितने ले रहा हूं, मेंबर्स ले रहा हूं चार, तो क्या ये ट्रस्ट स्टेबल है, क्या ये ट्रस्ट स्टेबल है? हाँ या ना, दिल की आवाज बताओ, हाँ या ना, दिल की आवाज बताओ, हाँ या ना, दिल की बात बताओ, अरे बोलो। नहीं, पवन जी बोल रहे हैं नहीं, खालिद जी बोल रहे हैं यस, असमत बोल रहे हैं नहीं, एसके भी बोल रहे हैं नहीं, तो सरकार तो नहीं की बन गई। खालिद बशीर, आपको क्यों लग रहा है कि ये ट्रस्ट स्टेबल है? अब तो गलत सही भी है तो साथ सही का देना पड़ेगा। नहीं, गलत का देंगे साथ। भाई देखो खालिद, अगर आप इस ट्रस्ट में ऐसा कुछ लोड लगाओगे तो आपको नहीं लगता ये ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा? और क्या बताया था, जरूरत से ज्यादा डिफॉर्मेशन या रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन को ही आप अनस्टेबिलिटी बोलते हो सिविल के अंदर। यहाँ पे आप जैसा मर्जी लोड लगा लो यार, ये ऐसा लगा लो, ऐसा लगा लो, ऐसा लगा लो, ऐसा लगा लो, ये त्रिभुज आपको त्रिभुज ही दिखाई देगा। बट यहाँ पे ऐसा लोड लगाओगे या कोई भी ऐसा लोड लगाओगे जिसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेंगे, उसके कारण इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल ना होकर के पैरेललोग्राम बन जाएगा, रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन यहाँ पे होंगी। तो आपको लगता है क्या ये ट्रस्ट सेफ है, क्या ये ट्रस्ट स्टेबल है? मेजोरिटी को तो नहीं लगता कि ये सेफ है। खालिद मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये ट्रस्ट स्टेबल है? यहां लोड लगा रहे हो तो रिजिड बॉडी मोशन हो रहा है। देखो, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की कॉमन सी परिभाषा है, ऐसा नहीं है कि लोड लगाओगे तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लोड लगाओगे तो डिफॉर्मेशन होगा। बस आप उस डिफॉर्मेशन का नेचर पता कर लो। अगर वो डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन है तो स्टेबिलिटी है, अगर वो डिफॉर्मेशन रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन है तो वो चीजें अनस्टेबल है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये सर ने आपको पहले लेक्चर में बताया था। इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो होती है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड अगर चीजें अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाए तो आप उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हो, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड अगर चीजें अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए तो वो रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे इसने लोड लगाने के कारण मैं कह रहा हूं ये त्रिभुज दब भी गया यार, ये त्रिभुज दब भी गया। तो एक चीज तय है, जैसे ही आप यहां से लोड हटाओगे तो अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दिस शोज द क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। बट यहाँ पे लोड लगाने के कारण अगर ये रेक्टेंगल आपका पैरेललोग्राम बन गया डियर, तो लोड हटाने के बाद ये दोबारा अपनी शेप पे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो डिफॉर्मेशन यहाँ पे हो गई ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई। दिस इज नोन एज द रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन, सो दिस इज नॉट ए स्टेबल स्ट्रक्चर। बताइए खालिद भाई, क्लियर है? गॉट इट? ठीक है। तो चार जॉइंट के साथ अगर चार मेंबर हो तो मामला गड़बड़ है, चार जॉइंट के साथ अगर चार मेंबर हो तो मामला गड़बड़ है। तो डियर यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां क्या करेंगे, यहां कमी को पूरा करेंगे। कोई मुझे बताएगा कि कमी क्या है यहाँ पे, इसमें कमी क्या है, इसमें कमी क्या है? एग्जैक्ट मैं सुनना चाहता हूं इसमें कमी क्या है, ऐसा क्या कर दिया जाए यहाँ पे कि ये स्टेबल हो जाए, क्या बात है खालिद? अब भरोसा हो गया, आपको समझ में आ गया। मेंबर बढ़ा दो, हसन खालिद कह रहे हैं सर डायगोनल मेंबर, क्या बात है, इसको क्या कर दो आप लोग, एक डायगोनल मेंबर लगा दो, एक डायगोनल मेंबर लगा दो। साला यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलेगा आपको, सिर्फ एक, ये देखो, ये डायगोनल, अरे मजा ही नहीं आ रहा है यार, तोड़ देंगे आज। एक मेंबर लग गया, लग गया एक मेंबर, बोलो। अब इस वाले ट्रस्ट में आपको ट्राइंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा था, एक मेंबर लगाते ही आपको ये सिस्टम एक वेल कनेक्टेड ट्राइंगल का ट्राइंगुलेशन दिखाई दे रहा है, फॉर्मेशन दिखा रहा है। भाई ये वाला पोर्शन भी एक ट्राइंगल में टूट गया, ये वाला पोर्शन भी एक ट्राइंगल में ब्रेक हो गया, है ना? ट्राइंगल तो आपको पता स्टेबल होता है, तो ट्राइंगल और ट्राइंगल मिलकर भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक मेंबर को और बढ़ा देते हो
यहाँ पे अगर आप एक मेंबर को और बढ़ा दे, इतना कंप्यूटराइज फॉर्म में कैसे हो गया भाई, इतनी अच्छी चीजें पसंद नहीं मेरे को, वैसी राइटिंग आपको बता दी मेरी कैसी है। यहाँ पे अगर एक मेंबर आपने और बढ़ा दिया डियर, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, नाउ दिस ट्रस इज स्टेबल, मतलब 4 जॉइंट के लिए 5 मेंबर चाहिए। अब सिंपली एक चीज आपसे और पूछूंगा लास्ट, फिर नतीजा आपके सामने होगा कि अगर मेरे पास 5 मेंबर हैं, अगर मेरे पास कितने मेंबर है, 5 मेंबर है, तो सवाल मेरा ये है कि 5 मेंबर में, सॉरी 5 जॉइंट है, तो मेंबर कितने चाहिए, मेंबर कितने चाहिए, मेंबर कितने चाहिए, कितने मेंबर चाहिए यहाँ पे, 7। क्या बात है, मतलब आपने देख लिया कि सर एक डायगोनल भी जोड़ के फायदा नहीं है, कम से कम 2 डायगोनल और जोड़ने पड़ेंगे। अब आपको सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 5 + 2 7 मेंबर्स। मुझे नहीं आता स्टेबिलिटी, मुझे स्ट्रक्चर नहीं आता, बस मैंने ये वाला पैटर्न आपको बता दिया। क्या आप सिंपल सा गणित लगा करके एम और जे में रिश्ता नहीं निकाल सकते क्या, कि अगर जे 3 है तो एम 3 है, जे 4 है तो एम 5 है, जे 5 है तो एम 7 है। अरे दो ही से निकाल दोगे भाई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दो से रिलेशन बन जाएगा कि 2 वेरिएबल का फंक्शन है। अगर मेरे को कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 3 3 और 3 4 5, तो अगर मैं सिंपल सा गणित लगाऊं, है ना, कक्षा 11वीं का स्ट्रेट लाइन लगाऊं, वेरी गुड एसके, तो मुझे पता है J-4 अपॉन M-5 इज इक्वल टू 4-3 अपॉन 5-3। so this is equal to J-4 इक्वल टू 1/2 इंटू M-5। तो ये हो जाएगा मेरे पास m इज इक्वल टू 2J-8 + 5 2J-3। तो एस के भाई ने भी मेरा यही जवाब दिया कि मेरा m कितना होना चाहिए, 2J-3। देखिए ना, J3 m कितना, 6-3 3, J4 8-3 5, J5 10-3 7, कल को J अगर 10 भी हो जाए तो 20-3 17। इजंट इट, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपके मेंबर्स 2J-3 के बराबर है तो कहा जाता है कि आपका ट्रस्ट स्टेबल होगा। कहा क्या जाता है, आप लोगों को दिख भी रहा है कि आपका ट्रस्ट यहाँ पे स्टेबल होगा। अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 2J-3 से कम है तो ट्रस्ट आपका अनस्टेबल होगा, और अगर आपका मेंबर 2J-3 से बड़े हैं तो आपका ट्रस्ट ओवर स्टेबल होगा। अगर m की वैल्यू 2J-3 है तो वो आपका स्टेबल ट्रस्ट है, इसको एक नाम से और पुकारा जाता है, वो होता है परफेक्ट ट्रस्ट। अगर आपका मेंबर 2J-3 से कम है तो आपका अनस्टेबल ट्रस्ट है, इसको एक नाम से और पुकारा जाता है जिसको बोलते हैं डेफिशिएंट ट्रस्ट। ठीक है, अगर आपका मेंबर 2J-3 से बड़ा है तो उसको आप ओवर स्टेबल ट्रस्ट ही बोलोगे। ये चीज क्लियर है, बस मैं बताना ये चाहता हूं कि इफ यू वांट टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ ए ट्रस्ट देन मेक श्योर दैट m इज इक्वल टू 2J-3 or m is equal to or greater than 2J-3. If m is equal to or greater than 2J-3, then your trust is stable, otherwise it is not stable, otherwise your trust is deficient. You need some add-on members to get the stability of your trusses. क्लियर है सभी लोग, ठीक है। तो 3D ट्रस्ट की अभी बात नहीं करेंगे, वैसे 3D ट्रस्ट में ये रिश्ता 3J-6 का कहलाता है। क्या कहलाता है, 3J-6। ठीक है, यहाँ पे J की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3। यहाँ पे J की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3। 3D के अंदर आपकी J की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4। यहाँ पे बेसिक शेप क्या निकल के आएगी, ट्राइंगल। 3D के अंदर शेप निकल के आती है टेट्राहेड्रन। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पेस ऑक्यूपाई करना है तो नीचे 3 पॉइंट, ऊपर 1 पॉइंट, तो नीचे ट्राइंगल एंड ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल विल बी कनेक्टेड विद दैट ऑक्टाहेड्रल पॉइंट, जो ऊपर वाला पॉइंट है। क्लियर है। तो 2D ट्रस्ट के अंदर कम से कम J की गिनती 3 से चालू होगी और m इज इक्वल टू 2J-3 होगा। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर में एक तरीके से और भी डिफाइन करते हैं, इनडिटर्मिनेसी से।
बट वो अभी का मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा बात का है, ठीक है। बट आई एम श्योर कि इससे आपको अच्छे से विजुलाइज हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। कोई ऐसा जिसको मेरी बात समझ नहीं आई? कोई ऐसा जिसको मेरी बात समझ नहीं आई? तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ ए ट्रस्ट, ठीक है। तो एक चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे लास्ट में कि इफ m इज इक्वल टू, इफ m इज लेस देन 2j माइनस 3, इट इज अनस्टेबल और डेफिशिएंट ट्रस्ट, ठीक है। इफ m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, इट इज स्टेबल और परफेक्ट ट्रस्ट। इफ m is greater than 2j minus 3, it is stable और ओवर स्टेबल ट्रस्ट। कोई डाउट किसी को तो बोल के चलना भाई। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, m और j मामा जीजा नहीं है। m आपका है नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। j है आपका नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। चीजें के क्लियर होनी चाहिए, लिमिटेशन एक एक चीजों को पता होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को तो पूछे चलना भाई। अब अगले मुद्दे पे आते हैं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े सर। डज द डिफरेंस लेंथ ऑफ मेंबर affect the stability of truss? Is no, not at all. Members should be perfect in number. One more thing, there should also be the proper arrangement of the member. Members की लेंथ का स्टेबिलिटी का कोई प्रभाव नहीं है, मेंबर की लेंथ का स्टेबिलिटी से कोई प्रभाव नहीं है। जब तक आपके m की वैल्यू 2j माइनस 3 के बराबर या उससे बड़ी होगी, आपका मेंबर स्टेबल होगा, आपका ट्रस्ट स्टेबल होगा। चलो एक केस और डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि मैं सिविल बैकग्राउंड से हूं और ट्रस्ट से काफी पाला पड़ता रहता है हम लोगों का। देखिए, बहुत छोटी सी बात है, ऐसा भी हमेशा नहीं है कि अगर m 2j माइनस 3 होगा तो ट्रस्ट हमेशा स्टेबल होगा। बट आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 2j माइनस 3 पे स्टेबल कर देना है, आपने कर देना है। बट सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ऐसा नहीं है कि m 2j माइनस 3 होगा तो स्टेबल होगा। पता है क्यों? मान लो आपके पास 6 जॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने मेंबर चाहिए 6 के हिसाब से? 6 दूनी 12, 12 माइनस 3 9। कितने मेंबर चाहिए आपको? 9 मेंबर चाहिए। तो अब देखो, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर। क्या ये ट्रस्ट स्टेबल है? क्या ये ट्रस्ट स्टेबल है? नंबर ऑफ मेंबर जितने चाहिए उतने हैं भाई। 6 के हिसाब से 12, 12 माइनस 3 9 मेंबर चाहिए थे, बट यहाँ पे मैंने 9 के 9 मेंबर लगा दिए। पर क्या ये ट्रस्ट स्टेबल है? भाई एक हिस्सा तो जरूरत से ज्यादा स्टेबल है और दूसरे को आपने लवारिस छोड़ दिया। भाई ये कहां जाएगा? मस्जिद होना जाएगा ये। तो नॉट ओनली द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बट एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ मेंबर इज ऑल्सो नीडेड। और ये एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ मेंबर किसी फॉर्मूले में नहीं बताया जाता, ये दिखता है जस्ट बाय विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन से पता चल रहा है कि ये वाला पोर्शन तो भाई स्टेबल है, बट यहाँ पे कमी रह गई, यहाँ पे कमी रह गई। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी माय डियर फ्रेंड। सो नो डाउट, नाउ दिस इज स्टेबल। क्लियर है? ठीक है। तो जब स्टेबिलिटी के चेक करने के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो इन सब चीजों से उलझाया जाता है आपको, ठीक है। चलो, खैर फिर से यही बोलूंगा कि स्ट्रक्चर की बातें ये सब, फिलहाल हमारा उद्देश्य पीएचडी करना नहीं है, अपना एग्जाम निकालना है। तो पहले हम आपका एग्जाम निकलवाएंगे, फिर आपको कभी स्पेशलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है डियर। चलिए, अगला मुद्दा मैं उठा रहा हूं। अब आते हैं अपने एनालिसिस पे।
अब आते हैं अपने एनालिसिस पे। ये लंबा चलेगा डियर थोड़ा सा ना, तो छोटे छोटे दो पोर्शन थे मैंने खत्म कर दिए। अब तीसरा एनालिसिस। इसके लिए मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, पहले तो मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं कि आपको फोर्स वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया। मुझे आप लोगों से रिएक्शन निकालना सीखना है कि आप लोग अच्छे से रिएक्शन निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। एक आधा मैं भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरा चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है। तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम बना करके अननोन फोर्सेस को वेक्टर लगा के कैसे सॉल्व करना है। पहला रिएक्शन निकालना, रिएक्शन निकालोगे कैसे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको वेक्टर लगाना आना चाहिए टू फाइंड द अननोन फोर्सेस, ठीक है। तो एनालिसिस में मैं बेसिकली दो चीजें कवर करूंगा। पहली मेथड ऑफ जॉइंट, जिसको आज हम स्टार्ट कर देंगे क्लास खत्म होने से पहले। दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन। और मेथड ऑफ जॉइंट का एप्लीकेशन है एक, दैट इज जीरो फोर्सेस मेंबर, दैट इज जीरो फोर्सेस मेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे लगता है ये भी कल ही होगा, क्योंकि मुझे रिएक्शंस आप लोगों से निकलवानी है और कुछ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, तब जाके मेथड ऑफ जॉइंट में स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो मेथड ऑफ जॉइंट में एक ही चीज बच्चों को तंग करती है, वो है फ्री बॉडी डायग्राम। पता नहीं चलता कि सर मेंबर में कोई चीज खिंच रही है तो जॉइंट को दबाएगा, जॉइंट में कोई कंप्रेशन है तो मेंबर में क्या होगा। ये कॉमन सी चीजें ना हमें परेशान करती है, क्योंकि हम लोगों को चीजों विजुलाइज करनी आती नहीं है, शुरू से कभी आदत ही नहीं पड़ी। हमेशा किताबें पढ़ ली, ऐसा होता है वैसा होता है, बट कभी भी उस चीज को दिमाग में 2 मिनट के लिए हमने कोई प्रोसेस नहीं किया होता, इसलिए हमें साइन कन्वेंशन में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। एकदम कंसंट्रेट होकर मेरे साथ बने रहेंगे, और ये मेरा वादा है कि आज की क्लास के बाद किसी को ऐसी दिक्कतें नहीं आने दूंगा। बस आपको एकदम कंसंट्रेट करके सुनना है मुझे। और रही बात पुराने दो टॉपिक की, अगर कुछ लोग लेट आए हैं, लेट ज्वाइन हुए हैं, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा मैकेनिक्स वाला पोर्शन चालू हो गया है, वो था इंट्रोडक्टरी पोर्शन। क्लियर डियर, कोई डाउट किसी को यहां तक, बढ़े आगे। चलो डियर, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, इन दोनों से पहले एक चीज आपको तंग करती है, वो है साइन कन्वेंशन। दूसरी चीज आपको तंग करती है, वो है कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। तो पहले इन दोनों को सीख लेते हैं कि हाउ टू यूज द साइन कन्वेंशन एंड हाउ टू फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन पहले मैं अगर मैं आपको बताऊं, साइन कन्वेंशन, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक बार है, मान लीजिए मेरे पास एक बार है, लेट सपोज कुछ ऐसा मान लीजिए, एक बार है, ठीक है। इसको, ठीक है, बार है, और ये मेरे पास एक सपोर्ट है, ये मेरे पास एक सपोर्ट है, ठीक है। इस बार के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, और वो फोर्स था कुछ ऐसा, वो फोर्स था ऐसा P, ठीक है। यहां पे जॉइंट कौन है, यहाँ पे A जॉइंट है, A इज ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बार एंड B इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द बार। और लोड आप कहां पे लगा रहे हो, लोड लगा रहे हो B पे, लोड लगा रहे हो आप कहां पे, B पे। सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है, इस लोड के कारण, इस लोड के कारण ये मेंबर दबेगा या खिंचेगा, इस लोड के कारण ये ए बी मेंबर दबेगा या खिंचेगा, टेल मी। बहुत सिंपल सा जवाब सवाल है। कंप्रेस, हसन भाई बोल रहे हैं कंप्रेस, ओके एसके, कंप्रेस, क्या बात है, ठीक है। दबेगा, तो मतलब ये मेंबर मेरा यहाँ पे दबेगा, ठीक है, ये यहाँ पे दबेगा, ये पी और ये पी, मेंबर विल बी इन कंप्रेशन, ठीक है। रह गया कौन बेचारा, जॉइंट। ये जो जॉइंट है,
ये बता दीजिए, ये जॉइंट दबेगा या खिंचेगा? जॉइंट दबेगा या खिंचेगा? जॉइंट दबेगा या खिंचेगा? अरे अगर मैं व्हाइट बोर्ड को धक्का मारूं तो मेरा हाथ दबेगा, तो ये व्हाइट बोर्ड, बस यही गलती करते हो। बाहर टेंशन, ये क्या बब्बर शेर आ जाएगा, क्या लिखा है? बराबर आ जाएगा। अच्छा बाहर जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, ये एक पानी की बोतल है मेरे पास, ठीक है, ठीक है, ये पानी की बोतल है मेरे पास, ये सपोर्ट है मेरे पास, ये सपोर्ट है, और ये पानी की बोतल है, ठीक है। अब मैं इसको दबा रहा हूं, दबा रहा हूं, ये पानी की बोतल कंप्रेस हो रही है, क्या मेरे हाथ को खिंचाव महसूस हो रहा है क्या? अगर मैं यहां से चीजें दबा रहा हूं तो इस वाले हाथ में भी तो दबाव भी फील हो रहा है। अगर आपका मेंबर दब रहा है तो अक्सर ये कंफ्यूजन बच्चों में होती है, वो बोलते हैं कि सर जॉइंट खिंच जाएगा। अरे भाई अगर मेंबर दब रहा है तो मेरा हाथ में खिंचाव कैसे हो जाएगा? मेरे हाथ में तो खिंचाव कब होगा ना, जब ये बोतल कोई मेरे से छीनेगा, कोई ये बोतल अगर बाहर की तरफ लेके जाएगा तब मेरे हाथ में क्या आएगा, खिंचाव आएगा। बट अगर कोई इसको दबा रहा है तो मेरा हाथ भी तो दब रहा है। A compressive force, if it is acting as a action, तो member will also be compressed, joint will also be compressed। समझ में आया तो बताओ। अगर आप अपने मेंबर को दबाओगे तो मेंबर तो दबेगा ही दबेगा, और जॉइंट भी दबेगा, और जॉइंट भी दबेगा। देखो ना यार, ये देखो, ये समेशन ऑफ एफ एक्स 0, और ये बाहर जा रहा है, तो ए जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अगर ये राइट है तो ये कहां जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। कंप्रेसिव फोर्स मेंबर को भी दबाएगा, जॉइंट को भी दबाएगा। बेसिकली हम लोग जॉइंट में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर आपके सिस्टम के मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो जॉइंट पे जो फोर्स आएगा वो आएगा टुवर्ड्स दी जॉइंट। कहां आएगा वो? टुवर्ड्स दी जॉइंट। कहां आएगा? टुवर्ड्स दी जॉइंट। आप ये भी कह सकते हो कि कंप्रेसिव फोर्सेस में जो वेक्टर का हेड होता है, एक वेक्टर की पूंछ होती है टेल, एक वेक्टर का हेड होता है सर। कंप्रेसिव फोर्सेस दिखाने का तरीका क्या होता है कि अगर आपने जॉइंट की तरफ हेड रखा हुआ है तो ये कंप्रेसिव फोर्सेस है, और अगर जॉइंट की तरफ टेल है तो वो टेंसाइल फोर्सेस है। तो कंप्रेसिव फोर्सेस विल प्रोड्यूस कंप्रेशन इन द मेंबर एज वेल एज कंप्रेशन इन द जॉइंट। ये चीज क्लियर है तो बोल के चलना भाई, ये चीज क्लियर है तो बोल के चलना भाई, सभी को, सभी को क्लियर है ये? बताइए। अच्छा फिर से चालू करते हैं, एक मौका और गलती सुधारने का। ओके, ये मेरे पास एक बार है, ठीक है, और इस बार को लेट सपोज हमने पीले रंग का ले लिया, चलो फिर से, और यहाँ पे मैं इस पे इस बार लगा रहा हूं कैसा फोर्स? टेंसाइल फोर्स पी। कैसा फोर्स लगा रहा हूं? टेंसाइल फोर्स पी। अगेन ये जॉइंट भी ए है, ये ए है, ये बी है। अब बताओ मेंबर पे क्या होगा? मेंबर पे क्या होगा, दबाव या खिंचाव? और जॉइंट पे क्या होगा, दोनों बता दो। अगर यहाँ पे ये मेंबर है मेरे पास तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो खिंच ही रहा है, ये तो खिंच ही रहा है, और जो मेरे पास यहाँ जॉइंट आएगा दैट विल ऑल्सो बी इन टेंशन, दैट विल ऑल्सो बी इन टेंशन। अरे बोलो यार, तो मैं कहना ये चाहता हूं, a tensile external force will create tension in the member as well as at joint, whereas a compressive external force will create compression in the member as well as at joint. If compressive reaction would be there at joint, then arrow will be towards the joint. If tensile force will be generated at joint, then tail of the vector will be at joint. Compressive forces are acting towards the joints. Tensile forces are acting away from the joints. Compressive forces are acting
towards the joints means head is at the joint. Tensile forces are acting away from the joint means tail is at joint. ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझ में आ गई। अभी मुझे पता है अभी बहुतों को समझ में, सेम गलती जब मैं एफबीडी बनाऊंगा ना, सेटिस्फाइड हो, यस और नो बोलो। क्या बात है हसन भाई, बढ़िया। इज इट क्लियर? असमत, एसके, बशीर, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन, ठीक है, कोई बात नहीं, साइन कन्वेंशन ये है। अच्छा, एक चीज और डियर, जब हम ट्रसेस में अपने फोर्सेस निकाल रहे होंगे, जब हम ट्रसेस में अपने फोर्सेस निकाल रहे होंगे, तो पता है यहाँ पे एक चीज का ख्याल और रखेंगे हम लोग। क्या रखेंगे? कि जो भी ट्रसेस के मेंबर होंगे उसमें उनका एक ही धर्म है कि उसमें फोर्सेस कैसे आएंगे, एक्सियल आएंगे, ठीक है। उनमें फोर्सेस कैसे आएंगे, एक्सियल आएंगे। धर्म यहाँ पे एक ही है, दैट इज एक्सियल फोर्स। हाँ, वो एक्सियल फोर्स में या तो दबेंगे या खींचेंगे, दो ही चीजें होती है हर एक चीज में, ठीक है। तो क्या है मेन उनका कॉज, एक्सियल फोर्स। आ रही बात समझ में? अब वो एक्सियल फोर्स या तो दबा रहे होंगे या वो खींच रहे होंगे। वो एक्सियल फोर्स या तो दबा रहे होंगे या खींच रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें नहीं पता होता उसको हम लोग कोई भी एक नाम दे देते हैं। लेट सपोज मैंने इसको टेंशन दे दिया, लेट सपोज मैंने इसको क्या दे दिया, टेंशन दे दिया। तो जितने भी अननोन मेंबर फोर्स होंगे हमारे स्ट्रक्चर के अंदर उसको हम लोग टेंशन बोल देंगे। वैसे भी जो चीजें आपको नहीं पता वो आपके लिए टेंशन ही होती है, तो इसलिए जो चीज आपको निकालनी है उसको आप टेंशन मान लोगे, है ना। सो दिस इज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेसिव सिस्टम, दिस इज कंप्रेसिव सिस्टम, ओके। एंड दिस इज tensile system, this is tensile system. So by default all the unknowns will be tensile for us. सारे के सारे अननोन फोर्सेस को आप लोग क्या मानोगे कि भैया ये क्या लग रहे हैं, टेंसाइल लग रहे हैं, है ना। तो नोट करके एक लाइन लिख लो, नोट करके एक लाइन लिख लो, यहीं पे लिख लो, नोट करके एक लाइन लिख लेते हैं। ये सब अभी ना मसाला इकट्ठा करवा रहा हूं आपको मैं, अभी एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। नोट करके, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अभी तड़का लगा देंगे बस थोड़ी देर में। बाय डिफॉल्ट all unknown forces are टेंसाइल। टेंसाइल इसलिए भी क्योंकि टेंसाइल को हमने पॉजिटिव का दर्जा दिया है और कंप्रेसिव को हमने नेगेटिव का दर्जा दिया है। इसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। लॉजिक बस ये दिया गया है, टेंशन के कारण आपका एलोंगेशन हो जाता है लेंथ का, और कंप्रेशन के कारण आपकी लेंथ का कंप्रेशन हो जाता है, लॉस हो जाता है, इसलिए उसको नेगेटिव और टेंशन को हम पॉजिटिव बोल देते हैं। आप वाइस वर्सा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, compressive forces will induce compression in the member as well as in the joint. Tensile forces will induce the tension in the member as well as in the joint. By default all the unknown forces are tensile for us. बहुत सिंपल सी बात है, सारे अननोन फोर्सेस हमारे टेंसाइल है। हम इक्विलिब्रियम लगाएंगे, लगाने के बाद जो आंसर पॉजिटिव आएगा उसको वाकई में ही टेंशन घोषित कर देंगे, और जो आंसर नेगेटिव आएगा उसको हम लोग कंप्रेशन घोषित कर देंगे। आ रही है बात समझ में? साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट रिएक्शन। अब अगली बार हम क्या देखेंगे कि रिएक्शंस कैसे निकालनी है, ठीक है। रिएक्शंस निकालनी हो रहा जाए फिर मेथड ऑफ जॉइंट को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो मेरे पास एक सिंपल सा ट्रस है, मान लो मेरे पास एक सिंपल सा ट्रस है, लेट सपोज 8 मीटर, या कुछ भी मान लो, ए मान लो, चलो इक्विलेटर मान लो, इक्विलेटर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, या छोड़ो यार, फिर आप वैसी गंदी गंदी बातें करोगे कि सर ये बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसको मान लो आप
6 मीटर, इसको मान लो आप 10 मीटर, इसको मान लो आप 10 मीटर, है ना? ठीक है भाई साहब, ये क्या हो गया? ठीक है, क्लियर है? ये आपका ट्रस है। इस ट्रस पे आपने लोडिंग लगा दी। लोडिंग लगा दी आपने, लेट सपोज कितनी? लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड यू हैव इंड्यूस्ड ए लोडिंग ऑफ लेट सपोज 50 kN। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ए और बी पे रिएक्शंस कितनी कितनी आएंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, ए पे और बी पे कितनी रिएक्शंस होंगी? ए पे और बी पे कितनी रिएक्शन होंगी? मैंने जो डेमो लेक्चर लिया था, अगर आप लोगों ने अटेंड किया हो, जो मैंने डेमो लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको इसका जिक्र कर किया था कि कितनी कितनी रिएक्शंस होंगी। एस के भाई बोल रहे हैं 6 होंगी। देखो, ए और बी में टोटल, हसन भाई बोल रहे हैं टोटल 3 होगी। ए और बी में टोटल कितनी रिएक्शन होंगी? 3 होगी। हसन इज राइट। कैसे? ये हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में एटमोस्ट कितनी रिएक्शन होती है? 2, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। रोटेशन के लिए वो फ्री होता है, और मैंने आपको कहा था जहां फ्रीडम होगी वहां रिएक्शन नहीं होगी, वहां कंस्ट्रेंट नहीं होंगे। तो टोटल कितनी रिएक्शन होंगी? 3 रिएक्शन होगी। ए पे कितनी होगी? 2। कौन कौन सी? ये होगी वर्टिकल और ये होगी हॉरिजॉन्टल। बी की बात करोगे तो बी पे सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी। भाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी ब्लॉकेज नहीं है और रोटेशन में भी ब्लॉकेज नहीं है, तो बी विल कैरी ओनली वन रिएक्शन, दैट इज आर बी। सो दिस इज आर ए, दिस इज आर बी, this is HA. So all these three are the reactions. All these three are the reaction. अब 3 में किसी को कोई दिक्कत? पहले सब लोग यहां बता दो। असमत, एसके, हसन, कोई दिक्कत 3 तक? 3 में किसी को कोई दिक्कत? नहीं समझ आया सर? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो इस पे बाद में आते हैं। असमत, आपने मेरा डेमो लेक्चर शायद अटेंड नहीं किया था। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको। मेरे पास बेसिकली इंजीनियरिंग में कुछ सपोर्ट्स होती है। चलो अभी 3 सपोर्ट की बात करता हूं मैं। इस सपोर्ट का नाम होता है फिक्स्ड सपोर्ट। इस सपोर्ट का नाम होता है फिक्स्ड सपोर्ट। इसका नाम होता है हिंज सपोर्ट। क्या होता है इसका नाम? हिंज सपोर्ट। और इसका नाम होता है रोलर सपोर्ट। क्या होता है इसका नाम? रोलर सपोर्ट भी बोल देते हैं, और कई किताबों में रोलर हिंज सपोर्ट भी बोल देते हैं। मतलब हिंज के अंदर पहिया और लग गया। ठीक है, फिक्स सपोर्ट को फिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट को खा जाता है, फिक्स कर देता है। ना ये एक्स में जाने देता, ना ये वाई में जाने देता, और ना ये रोटेट होने देता। ना डेल्टा एक्स, ना डेल्टा वाई, ना थीटा जी। ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलाउड की है, ना रोटेशन अलाउड की है। इसका मतलब इसको रोकने वाला तीनों दिशाओं में है। इसको वाई में रोकने वाला रिएक्शन होगा, इसको एक्स में रोकने वाला रिएक्शन होगा, इसको रोटेशन में रोकने के लिए भी कोई ना कोई एक रोटेशनल रिएक्शन होगा, जिसको हम लोग मूवमेंट भी बोलते हैं। तो फिक्स सपोर्ट पे जो टोटल रिएक्शंस आ सकती है एट मोस्ट, दैट कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट। सो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो सकती है यहाँ पे? 3। कितनी हो सकती है यहाँ पे? 3। हिंज सपोर्ट को देखो, हिंज सपोर्ट और फिक्स में क्या अंतर है?
फिक्स सपोर्ट आगे पीछे नहीं जा सकता, हिंज सपोर्ट भी आगे पीछे नहीं जा सकता। फिक्स सपोर्ट ऊपर नीचे नहीं जा सकता, हिंज सपोर्ट भी ऊपर नीचे नहीं जा सकता। फिक्स सपोर्ट घूमेगा नहीं, बट हिंज सपोर्ट घूम जाएगा। और अगर ये हिंज सपोर्ट घूमने के लिए फ्री है तो इसका मतलब ये है कि मूवमेंट वाली रिएक्शन इसके अंदर नहीं आ रही। इट इज गोइंग टू कैरी ओनली टू रिएक्शन दैट आर टू। मतलब आप कह सकते हो इस तीन में आपका वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मूवमेंट तीनों आ रहे हैं, बट यहां दो में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ही दिखाई देंगे। सिमिलरली रोलर हिंज सपोर्ट की बात करूं तो सिर्फ एक ही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज पहियों के परपेंडिकुलर। So there would be only one reaction, that would be only vertical reaction. So this is a table which you can use depending upon the nature of support. Asmat hua clear? Fixed support, how many reactions? 3 reactions. Hinge support, how many reactions? 2 reactions. And roller hinge support, how many reactions? 1 reaction. ठीक है, गुड, वेरी गुड। ये अपर लिमिट है। हो सकता है फिक्स में 2 ही रिएक्शन आए, एक ही आए। हो सकता है हिंज में एक आए या एक भी ना आए। हो सकता है रोलर में एक आए या एक भी ना आए। बट ज्यादा से ज्यादा these supports can carry 3, 2 and 1 reaction respectively. Similarly, अगर आपके पास कभी कुछ ऐसा फिगर आ जाए like this, ऐसा कोई फिगर आ जाए, इसमें कितनी रिएक्शन होंगी आप बताओगे? इसमें कितनी रिएक्शन होंगी? इसमें कितनी रिएक्शन होंगी? फिक्स में मूवमेंट रिलीज करोगे तो हिंज बन जाएगा। फिक्स में अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे दोगे तो वो बन जाएगा गाइडेड रोलर। क्या बन जाएगा वो? गाइडेड रोलर। क्या बात है हसन? अगर ये गाइडेड रोलर बन गया तो दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज मूवमेंट, तो इट विल बी फ्री इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। तो टोटल यहाँ पे 2 रिएक्शन होंगी दोस्त, एक होगी हॉरिजॉन्टल और एक होगी मेरे पास मूवमेंट। एक होगी हॉरिजॉन्टल, एक होगी मेरे पास मूवमेंट। अरे बात समझ में आ रही है भाई लोगों? क्लियर है? So these are the at most number of reactions. These are the at most number of reactions. चलिए, ए पे at most कितनी रिएक्शंस? हिंज सपोर्ट है, अभी दिखाया था कितनी रिएक्शंस? 2, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। बी रोलर है, एट मोस्ट कितनी रिएक्शंस? एक रिएक्शन। कितनी रिएक्शन है? एक रिएक्शन है। तो टोटल सिस्टम में एट मोस्ट कितनी रिएक्शंस है? टोटल सिस्टम में एट मोस्ट कितनी रिएक्शंस है? 3 रिएक्शंस है। ठीक है, अब ये ट्रस स्टेबल है, ये ट्रस रुका हुआ है। रुकी हुई चीज 3 इक्वेशनों का पालन जरूर करती है, तभी वो रुकी हुई होती है। रुकी हुई कोई चीज प्लेन में क्यों है? क्योंकि ना तो ये एक्स में आगे पीछे जा रही है, आप देख सकते हो, ना ये एक्स में आगे पीछे जा रही है क्या? एक्स में आगे पीछे जा रही है क्या? नहीं जा रही। ना ये वाई में ऊपर नीचे जा रही है, ना ये वाई में ऊपर नीचे जा रही है क्या? नहीं जा रही। और ना ही तो ये ऐसे नाच गाना कर रही है, ना ही तो ये ऐसे शक्तिमान की तरह घूम रही है। आ रही बात समझ में? आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। सो इट इज गोइंग टू डियर, नाच गाने के चक्कर में पूरी ज्योमेट्री हिल गई। इट इज गोइंग टू, अरे भाई हो जा भाई सेट। दोबारा बना लूंगा, कोई बात नहीं। It is going to follow all these 3 equations. What? Net force in x direction 0, इसलिए आगे पीछे नहीं जा रही। Net force in y direction 0, इसलिए ऊपर नीचे नहीं जा रही। Net rotation is 0, net movement about perpendicular axis is 0, इसलिए ये rotate भी नहीं हो रही। So we are going to use the equations of equilibrium in order to calculate the unknown reactions at A and B. What are these equations? These equations are summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0 and summation of mz is equal to 0. This is to prevent net horizontal displacement. This is to prevent net y displacement. This is to prevent rotation theta z. Are you getting it or not? तो अगर मैं इन 3 इक्वेशंस का यूज करूं तो मैं आपको ये 3
फोर्सेस निकाल के दिखा सकता हूं। देखिए ना, अगर आप समेशन ऑफ एफ एक्स यूज करते हैं तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओनली वन फोर्स इज देयर, एच ए, नथिंग एल्स इज देयर, सो नोबडी इज देयर टू बैलेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो एच ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब एच ए यहाँ पे नहीं आएगा। और देखो ना, अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई अगर जीरो कर दूं, अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई जीरो कर दूं तो कितना होगा, आर ए ऊपर की तरफ, आर बी ऊपर की तरफ, 50 नीचे की तरफ, इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि आर ए प्लस आर बी कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। अभी भी एक ही क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास, अभी भी एक ही क्वेश्चन हो रहा है। दिल छोटा मत करना कि आर ए आर बी की क्वेश्चन आ गई, एक ही क्वेश्चन हो रहा है, उससे हम आर ए और आर बी निकाल लेंगे। वो इक्वेशन क्या है, दैट इक्वेशन इज समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू जीरो अबाउट सम पॉइंट। वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट ए हो सकता है, वो पॉइंट बी हो सकता है, वो पॉइंट सी हो सकता है, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, इफ आई एम कंसिडरिंग दैट पॉइंट एट ए, तो मैं रखूंगा उंगली कहां पे, ए पे। अगर मैंने ए पे रखी उंगली, एच ए विल पास फ्रॉम माई उंगली, आर ए विल ऑल्सो पास फ्रॉम माई उंगली, कोई मूवमेंट नहीं बनेगा, एच ए का भी कोई मूवमेंट नहीं बनेगा, आर ए का भी कोई मूवमेंट नहीं बनेगा। आरबी का मूवमेंट बनेगा, आरबी इंटू सिक्स, है ना, कल भी सिंपल मशीन में ये बातें हो रही थी, मूवमेंट की बातें हो रही थी, आरबी इंटू सिक्स। तो आरबी इंटू सिक्स कैसा मूवमेंट है, ये है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, ये है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा और देखो, 50 50 इंटू थ्री, 50 इंटू थ्री कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। 50 इंटू थ्री का कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। बस ये दो ही मूवमेंट लग रहे हैं क्या अबाउट, एक लग रहा है आरबी इंटू सिक्स एंटी क्लॉकवाइज, 50 इंटू थ्री क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर ये लग रहे हैं मेरे पास डियर यहाँ पे, तो एक चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि इन दोनों के अलावा तो और कुछ लग नहीं रहा, इन दोनों को ही बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। किसी भी एक को माइनस मान लो, एक को प्लस मान लो। अगर एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मानोगे तो -6 आरबी, तो ये कितना हो जाएगा, +150 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप बता सकते हो आरबी का वैल्यू, जो कि आएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अगर आरबी 25 है तो इस इक्वेशन से आर ए भी कितना होगा, 25 होगा ना। कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या इतना लंबा बता रहे हैं, 50 बीचों बीच लग रहा है, दोनों बराबर तो होंगे। हाँ वो ठीक है, बराबर होंगे, पर कल को अगर लोड अनइवन हो गया तो दिक्कत आएगी। अरे बोलो क्लियर है, यस और नो, यस और नो, क्लियर है हाँ या ना, बताइए मेरे को एक बार सभी लोग, क्लियर है। ओके ओके, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और 2 मिनट का समय दूंगा। छोटा सा क्वेश्चन और 2 मिनट का समय, ठीक है। Find the reactions at A and B. Find the reactions at A and B. ठीक है, फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी। कितनी देर दूं, चलो 3 मिनट ले लो यार, ठीक है। शुरू आपका समय होता है अब। ए और बी पे आपको रिएक्शन बतानी है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके,
तो हसन जी ने बोला है जवाब 50 लेफ्ट, आर ए 50, आर बी 50 अपवर्ड। ओके, चलिए डियर, एनीबडी एल्स जिसका आंसर आ रहा हो या आया हो? हाँ, ओके। देखिए डियर, टोटल कितनी रिएक्शंस होंगी यहाँ पे? तीन। एक, दो, तीन। जहां मन हो वहां रिएक्शन मानिए, जहां मन हो वहां रिएक्शन मानिए। क्लियर है? कोई नहीं डियर, अच्छा लगा आपने ट्राई दिया। जहां मन हो वहां रिएक्शन मानिए। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाए इट मींस एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, और अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड सेम रखना है, वेक्टर का एरो चेंज कर देना है। वर्टिकल अपवर्ड है तो वर्टिकल डाउनवर्ड, राइट है तो लेफ्टवर्ड कर दो बस। अगर अब मैं तीनों इक्वेशंस को एक एक बार यूज करूं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो मुझे मिल रहा है एच ए आर बी, ये तीन रिएक्शन है। तो एच ए राइट की तरफ प्लस 50 राइट की तरफ इक्वल्स टू 0। तो एच ए की वैल्यू कितनी आ गई? -50। इसका मतलब 50 जो है वो कहां लग रहा है? लेफ्ट वर्ड लग रहा है। सेकंड, अगर मैं आपसे बोलूं कि समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर दो, तो कितना हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी -100 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ आर ए प्लस आर बी जो होंगे दैट वुड बी इक्वल टू, दैट वुड बी इक्वल टू 100, दैट वुड बी इक्वल टू 100। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो और कोई सानी नहीं है, आर ए आर बी 100, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन था? एच ए और ये 50, दो ही थे। ठीक है, अब बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या कह रही है भैया कि अगर आप समेशन ऑफ एमजेड कर दोगे 0 अबाउट ए कर दो, तो देखो क्या होगा। उंगली रखो कहां पे? ए पे। तो कितना हो जाएगा? एच ए इंटू 0, आर ए इंटू 0, आर बी इंटू 6 एंटी क्लॉकवाइज, माइनस ले लो, आर बी इंटू 6। अच्छा, 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 क्लॉकवाइज। अच्छा, 50 इंटू ये डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 50 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कोई बताएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कोई बताएगा मेरे को? जस्ट लेट मी नो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन कितना होगा? देखो ना भाई, ये बनता है 3 4 5। ठीक है, तो और क्या बनता होगा? 10 6 8। ठीक है, ये 3 है। अच्छा ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। कितना बनेगा डियर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो गया है। सो दिस इज 3, दिस इज 3। So in that case, what about this horizontal distance, perpendicular distance? So perpendicular distance, let's suppose CD is equal to under root of 10 square minus 3 square। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √94। √94 कितना हो गया? दैट विल बी द आंसर। तो प्लस 50 इंटू √94। मैं इंटेंशन मेरी 4 मीटर रखने की थी, है ना? इंटेंशन मेरी 4 मीटर रखने की थी। हाँ, √91 हो जाएगा। ठीक है, इंटेंशन मेरी वो 12 मीटर की जगह मैंने 6 दे दिया। चलो कोई नहीं, कैलकुलेटर तो अभी आपके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से डियर आर बी कितना आ जाएगा? एनीबडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बी? तो मुझे भी कैलकुलेटर निकालना पड़ जाएगा। आर बी का वैल्यू कितना आया डियर?
इतना 300 प्लस 50 √91/6, 129.5, 129.5। क्या बात है हसन, 129.5। तो आर ए कितना हो जाएगा डियर? आर ए हो जाएगा -29.5। इसका मतलब क्या हुआ डियर? इसका मतलब ये हुआ कि एच ए लग रहा है 50 टूवर्ड्स लेफ्ट, आर बी लग रहा है 129.5 अपवर्ड, और आर ए लग रहा है 29.5 डाउनवर्ड। भाई बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है बताओ जरा, जस्ट लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। अरे बोलो यार। खालिद, हसन, असमत, एच के, कहाँ गए सब? थक से गए हो ऐसा लग रहा है मेरे को, थक से गए हो शायद। खालिद ओके, ओके से बात नहीं बनेगी। अब एक काम करता हूं मैं, एक और करवा दो प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब एक काम मैं ये कर रहा हूँ डियर, आपको 2-3 क्वेश्चंस घर के लिए दे देता हूँ। चलो एक और करवा देते हैं फिर, जब असमत भी बोल रही है करवा दो। ओके, ये देखो। ठीक है, 60 किलो न्यूटन लग रहा है, और क्वेश्चन है फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड बी। फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी। ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम फिर से दे देता हूं। ओके, एक बहुत आई थिंक, सेकंड ही है ना। चलो यार, ना आपकी ना मेरी। ठीक है, बताइए जरा क्या आ रहा है, जल्दी से बताना ठीक है। अच्छा ट्राई करना, इसका डायमेंशंस भी इजी हो गए हैं। ओके, ओके, चलो ठीक है। देखो यार, सो टोटल रिएक्शंस आर ए, आर बी, ये तो पता चल गया, ये तो लेफ्ट वर्ड आएगा, एच ए। समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, एच ए माइनस का लेफ्ट में जा रहा है +60 इक्वल्स टू 0। एच ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, आर ए प्लस आर बी, वर्टिकल में कुछ है क्या? नहीं, कितना? वर्टिकल डायरेक्शन में आर ए आर बी है, वर्टिकल में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आर ए आर बी -80। ओके, अच्छा नेक्स्ट, समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0 कर दो अबाउट ए, उंगली रखो ए पे। आर ए 0, एच ए 0, आर बी इंटू 3 एंटी क्लॉकवाइज, आर बी इंटू 3 एंटी क्लॉकवाइज, 60 इंटू 4 क्लॉकवाइज, 60 इंटू 4 क्लॉकवाइज इक्वल्स टू 0। मैं फिर से बता रहा हूं, आर ए इंटू 0, एच ए इंटू 0, आर बी इंटू 3 एंटी क्लॉकवाइज, 60 इंटू 4 क्लॉकवाइज। तो यहां से आपको डियर आर बी मिल जाएगा 240/3 80, और अगर आर बी 80 निकल गया तो यहां से आपको आर ए निकल जाएगा -80। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ट्रू डायरेक्शन आर
This is all right. 60. This is all right. 80. And this is all right, but sign is different. This is the exact scenario. This is the exact scenario. ठीक है, अभी भी मुझे पता कुछ कमी रह गई होगी। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन अभी लिख देता हूं, आप लोग कल ये करके मेरे को बताओगे, ठीक है, क्योंकि तब फिर मेथड ऑफ जॉइंट का मजा आएगा। तो आज का असाइनमेंट समझ लीजिए आप लोग। मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, असाइनमेंट। असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं ट्रसिस से उठा रहा हूं, तो 3 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। तो फर्स्ट वन इज, अगर मेरे पास एक ट्राइंगुलर ट्रस हो जाए लाइक दिस, इस बार मैंने एंगल ले लिया, दिस इज लेट्स सपोज 45 डिग्री। तो यहां पे आपने मेरे को रिएक्शंस निकाल के बताने हैं। दिस इज हिंज सपोर्ट एंड दिस इज रोलर सपोर्ट। लेट्स सपोज दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, और तीसरा डायमेंशन आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया मैंने 2 फोर्सेस, एक कंप्रेशन है 50 किलो न्यूटन, और एक जा रहा है मेरा जॉइंट से अवे, दिस इज 40 किलो न्यूटन। ठीक है, ऐसा ही मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कराया भी है क्वेश्चन, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया भी है, बस थोड़ी ज्योमेट्री चेंज कर दी, ए बी एंड सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगेगा जो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, बट रिएक्शन निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। This is 50 kilonewton. This is 40 kilonewton. A, B, C, D, E, F. All this length is A, 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 A. तो ये हो जाएगी √2A। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ए पे एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। आपको निकालने हैं यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत है, या एक और दे दूं? ठीक है, चलो एक और दे देते हैं, क्वेश्चन 3। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है भैया, ये 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आंसर्स कल ही डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है। आप लोग अपने अपने आंसर, सभी लोग, चाहे जो लाइव देख रहे हैं या जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे, कल क्लास से पहले आप मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दोगे। इजंट इट क्लियर है? बस रिएक्शन निकालनी है, बस रिएक्शन निकालनी है आपने, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी।
ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये पीडीएफ अभी आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, और अब आपको कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हो, आप मुझे बता दीजिए। मैं आप लोगों के माइक ओपन कर रहा हूं। ओके, बताइए खालिद, हसन, असमत, कोई डाउट आप लोगों के? एनी डाउट? सो नो डाउट। तो कल के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे ये 3 क्वेश्चन, फिर मेथड ऑफ जॉइंट, फिर जीरो फोर्स मेंबर, फिर मेथड ऑफ सेक्शन, इजंट इट? तो ये 3 क्वेश्चन आई होप आप लोग करके आओगे, तो हार्डली इट विल टेक 5-7 मिनट्स। एंड मेथड ऑफ जॉइंट स्टार्ट करके जीरो फोर्स मेंबर, देन मेथड ऑफ सेक्शन। क्लियर है डियर? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। सो नो क्वेरी? ओके, ओके डियर। असमत समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ओके डियर, ग्रेट। चलिए डियर, चलो डियर, बाय बाय, कल मिलते हैं। टाटा, शब्बा खैर भाई।